हेलो दोस्तों, मैं दीपक पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ टू क्लास में। चलते हैं ग्रुप डी की तैयारी करने। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी और इसका एग्जामिनेशन आरआरबी करवाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं और हर सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है वो भी हम देख लेते हैं। आपने ग्रुप डी का फॉर्म तो फिलअप किया ही होगा, और नहीं भी किया है तो आने वाले टाइम में, आने वाले कैलेंडर में ग्रुप डी का फॉर्म तो आएगा ही, आप लोग फिल कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पे डेली टारगेट भी करवाऊँगा, और टारगेट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट लेसन्स होंगे, जितना पॉसिबिलिटी होगा, मैं भी रेलवे में ही जॉब करता हूँ, तो जितना भी टाइम लगेगा, जितना भी टाइम मिलेगा आपके लिए, मैं ज़रूर वो वक्त आप सबके साथ बिताना चाहूँगा। तो देखते हैं रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या आता है और किस किस तरह से आता है, कितना कितना आता है वो देखते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, साइंस, और हमारा जनरल अवेयरनेस, और इसी में करंट अफेयर भी होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो मैथ इसमें 25 आते हैं, रीजनिंग आती है 30, साइंस आता है 25, और करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, ये दोनों मिला के आता है 20 नंबर का। सब सारे क्वेश्चंस के लिए एक एक मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो 25 नंबर का आपका गणित यानी मैथ हो गया, 30 नंबर का रीजनिंग हो गया, तार्किक क्षमता, और 25 नंबर का आपका विज्ञान हो गया, और 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर हो गया। ये टोटल पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। जो पेपर होगा आपका वो 100 क्वेश्चंस के साथ 100 मार्क्स होते हैं। आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतने ज़्यादा आप सेफ होंगे। तो हम बारी बारी से मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, साइंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, करंट अफेयर या फिर जीके के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो बारी बारी से हम सब कुछ आपसे साझा करने वाले हैं। तो अच्छा, इसमें निगेटिव मार्क्स होता है 1/3 का, तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 का होता है। यानी 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो जो एक क्वेश्चन आपका सही रहेगा वो भी गलत मान लिया जाएगा, वो भी गलत कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 80 होना चाहिए आउट ऑफ 100। अगर हमारा इतना है तो हम किसी भी जोन से, किसी भी जगह सेफ हैं पूरी तरीके से। और 80 लाना आसान भी है और कठिन भी है, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जिस बच्चे का मैथ, रीजनिंग, साइंस ये तीनों का तीनों अच्छा हो गया, 80 तो वो पहले ही पहुंच गया। मानते हैं 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन यहाँ से अगर उसका नहीं भी बनता है तो करंट अफेयर केवल करने से भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर थोड़ी मेहनत इधर कर दे, बाकी सारे मेहनत इधर लगा देंगे तो हमारे 80 नंबर आ जाएंगे, और इसमें आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम हो जाएगा। ग्रुप डी एग्ज़ाम क्रॉस करने के बाद आपको पीईटी देना पड़ता है, उसके बारे में अभी आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको क्रॉस करने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका डीवी वगैरह भी हो जाता है, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपका फाइनल पैनल आ जाता है, जिसमें पैनलिस्ट में आपका नाम होगा और फाइनली आप जॉब पे लग जाएंगे। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो ग्रुप डी की लगभग 32K से लगभग 40K तक होता है। इंसेंटिव भी मिलता है किसी किसी पोस्ट पे, किसी किसी प्लेस पे। कहीं कहीं इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है, कहीं कहीं कम मिलता है। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है वर्क प्रोफाइल पे, डिपेंड करता है आप किस जगह पे हो, किस सेक्शन में हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के बेरोज़गारी के टाइम पे एक सरकारी नौकरी, जिसके बाद कहीं ना कहीं इंसान की सोशल वैल्यू बढ़ जाती है, वो बेहद ज़रूरी होती है। और ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए
नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जितना भी समय होगा हमारे पास वो सब हम आपके साथ साझा करें और आपके साथ आपकी तैयारी में हम मदद करें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो ये रही हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, करंट अफेयर आता है। आप सोच के देखिए, अगर आपने मेहनत कर लिया मैथ पे तो 25 आप यहाँ पे गेन करेंगे, रीजनिंग में आप 30 कर लेंगे, साइंस में आप 25 कर रहे हैं, और जो भी इन तीनों में कसर छूटेगा 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन का, वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लें। 80 का मतलब अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है, ये रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अत्यधिक तो बढ़ते ही हैं, कभी कभी कम हो जाता है 1-2 केस में, वो अलग बात है। तो अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो आप ऑलरेडी टॉपर हैं, आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए, ठीक है ना। तो गाइज आइए फिर हम समझते हैं, आपको समझाते हैं आगे हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और हम कैसे करने वाले हैं उस चीज़ को। तो डियर एस्पिरेंट, डियर कंपटीटर, डियर वन डे एग्ज़ाम क्रैकर, ये सब आपके ही नाम है। आप इस मैदान में उतरे हैं तो ज़रूर योद्धा ही हैं, तो आपको योद्धा भी कहा जा सकता है, किसी भी नाम से बुला लिया जाए। हालांकि आप सफल योद्धा तब होंगे जब आप फाइनली एक जॉब पा जाएं। तो आइए फिर देखते हैं सबसे पहले मैथ्स। मैथ्स 25 नंबर के साथ ग्रुप डी में आएगा, हर एग्ज़ाम में आता है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ ग्रुप डी नहीं, इसी के जस्ट बाद आपको एनटीपीसी भी देखने को मिल जाएगा जो आने वाले समय में होगा। इसके साथ आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में जहां आपको ज़रूरत लगेगी मैथ की, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें मैथ्स में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों, वो कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन बेहद इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन में, क्योंकि यही आपका समय बचाता है और इसी में समय जाता भी है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे सिलेबस और रिवीजन, या फिर इसी को हम प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। तो ये मैथ का पूरा रोड मैप होगा। अच्छा, मैथ्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो अरिथमेटिक होता है, दूसरा एडवांस होता है। ज़्यादातर अरिथमेटिक पूछा जाता है, कम मात्रा में एडवांस पूछा जाता है, लेकिन तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। तो अब अरिथमेटिक के लिए और कैलकुलेशन के लिए, एडवांस के लिए हमें टाइम स्टार्टिंग फेज़ में कितना देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 3 घंटे उसके लिए सही होंगे, जिसमें आप कैलकुलेशन को पूरा 30 मिनट दीजिए। अब इस कैलकुलेशन में क्या क्या पार्ट होता है वो भी हम समझते हैं, जो हमारे लिए बेहद इजी बना देगा हमारे कैलकुलेशंस को, हमारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर 1 to 50 अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सही है, वैसे करने वाले 100 तक भी करते हैं। स्क्वायर के साथ साथ आपको क्यूब पता होना चाहिए, पावर 3 जिसको बोलते हैं। स्क्वायर का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कुछ इस तरह से कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 15 15 225। 16 का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ तो 16 × 16 = 256। ये चीज़ है। क्यूब की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 30 तक याद होना चाहिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। क्यूब का मतलब 3 का क्यूब = 27, 3 × 9 = 27। 4 का क्यूब लिखें 4 चौक 16 चौक 64। 11 का क्यूब अगर लिखेंगे तो 11 ग्राम है 121 ग्राम है 1331। इस तरह से आपको 30 तक याद होना चाहिए। इन दोनों के साथ साथ आपको टेबल याद होना चाहिए। तो टेबल में हम 1 to 30 टेबल, 1 क्या आजकल तो 10-12 सबको याद होता है, तो 2 से 30 तक लगभग आपको टेबल याद होना चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। इन तीनों के सिवाय आपके पास एक फार्मूला कॉपी भी बनेगी जब आप सिलेबस करने लगेंगे, जब आप क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस भी कभी कभी करवाऊंगा, तो वहाँ से जो फार्मूला निकलेंगे, जो कॉन्सेप्ट निकलेंगे, उनका भी आपको एक नोट्स रखना है, जिसका आप प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपके मैथ को धार मिलती रहेगी।
आपका फार्मूला कॉन्सेप्ट भी हो गया, टेबल भी हो गया, स्क्वायर क्यूब भी हो गया। इसके साथ साथ अब हम आते हैं अरिथमेटिक में। तो अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको परसेंटेज करना चाहिए। मैथ के कुछ चैप्टर ऐसे हैं, 2-4 चैप्टर, जिनको करने के बाद आप ये समझिए कि 50% मैथ आपका हो भी चुका है और आने वाले 30 to 40% जो मैथ्स होगा वो आप आराम से इसी चैप्टर के सहायता से कर जाएंगे। और अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं तो एडवांस मैथ में आपको सबसे पहले मेंसुरेशन करना चाहिए, जिसमें 2D और 3D बेस क्वेश्चंस आते हैं। इन दोनों को आप सबसे पहले करिए और जो टारगेट हमारा आज से शुरू हो जाएगा, तो मैं अभी कुछ देर में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको टारगेट दूंगा डे 1 के साथ में, और उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है मेरे साथ में और आगे इस चीज़ को जारी रखना है। ठीक है। मैथ्स के बाद बारी आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए 1 घंटा काफ़ी होता है एक मध्यम वर्गीय बच्चे के लिए। वो डेली अगर 1 घंटा रीजनिंग करता है, पहले उसको करना क्या है, सबसे पहले तो उसे सिलेबस करना है चैप्टर वाइज। सिलेबस जैसे ही उसका ख़त्म हो, उसी सेम सिलेबस की पहले वो प्रैक्टिस करेगा, फिर सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर उठाएगा और ऐसे ही रीजनिंग हो जाएगा। तो रीजनिंग आपका लगभग 30 से 40 क्लास में रीजनिंग समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और डेली स्पीड टेस्ट लगाइए, रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस करिए, आपका रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग कंपेयर टू मैथ्स या फिर कंपेयर टू जीके, जीएस या साइंस, रीजनिंग आसान होती है, तो आपका रीजनिंग आसानी से हो जाएगा। रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। रीजनिंग के बाद अगर मैं आपको बात करूँ साइंस की, तो साइंस के मेनली 3 पार्ट होंगे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीनों से ही क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस आता 25 नंबर का है, 7 से 8, 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं तीनों पार्ट से। तो साइंस में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक बायो, फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, तीनों से आते हैं क्वेश्चंस। मैं बायो से कहूँगा कि आप सेल चैप्टर ओपन कर लीजिए, फिजिक्स से मैं साउंड कहूँगा और केमिस्ट्री से मैं बोलूँगा पीरियोडिक टेबल। ये आपको करना चाहिए। टाइमिंग की मैं बात कर लूँ तो साइंस को आपको 3 घंटे देना चाहिए। मैं ये जो टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, मैं ये जो टारगेट बता रहा हूँ, ये अपकमिंग जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जिसके फॉर्म पिछले 20-25 दिन पहले तक या 30 दिन पहले तक फिल हुआ था, मैं उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो हमें ये तीनों साथ में लेके चलना होगा। मुश्किल से बायो का 30-40 क्लास या 50 क्लास मैं मैक्सिमम मानता हूँ, ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आप रिवीजन, प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करते रहेंगे। हाँ, इसका अगर मैं सोर्स बताऊँ, सोर्स, तो साइंस के लिए अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेनली 9th एंड 10th की आप NCERT बुक कर लीजिए कंप्लीट। आपका साइंस नहीं जाएगा, आपका साइंस उसके बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। आप इसमें आराम से साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं। और साइंस के बाद अगर बारी आती है एक और सब्जेक्ट की, जिसमें करंट अफेयर और जीके, जीएस, जो भी आप बोलना चाहें उसमें, जिसके टोटल मार्क्स 20 नंबर का होता है भाई। करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस मिक्स करके आता है, ये टोटल आपको 20 मार्क्स का होगा। तो आपने ऑलरेडी दे दिया है, रीजनिंग को 1 घंटे दिया है, साइंस को 3 घंटे दिया है और 3 घंटे आपने मैथ को दे दिया है। तो आपने टोटल 7 घंटे ऑलरेडी दे दी है। तो मैं अगर आपको कहूँ तो इसमें आप 1 से 3 घंटे जो भी आपके लिए ज़्यादा सही पड़े, बेटर पड़े, आप उसमें कर सकते हैं। इसमें आपको मेनली करना क्या है, करंट अफेयर्स करने हैं। ये आपके अच्छे खासे मार्क्स गेन करवा देंगे। और करंट अफेयर के साथ साथ अगर मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो PYQ जो होते हैं, अभी रिसेंट में हमारा NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो जीके आए हुए हैं आप उसको पूरा एनालिसिस कर लीजिए, उसके चारों ऑप्शंस को एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप वो पूरा पेपर कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस में काम हो जाएगा मेरे लिए। तो आप आराम से ग्रुप डी में 100 में
आउट ऑफ 100 आप आराम से 70-80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपका इसी तरह से टारगेट भी होना चाहिए और आने वाले 60 दिन में आप मैथ को, रीजनिंग को, साइंस को और अपने करंट अफेयर को इस तरह बना लीजिए जिससे आपका ग्रुप डी आराम से निकल सके। तो अब आते हैं भाई, डे 1 हमारा स्टार्ट होगा और हम अगर ग्रुप डी को केवल प्लान करें तो ग्रुप डी को हम लगभग 60 से 80 दिन में इसके पूरे सिलेबस को करने की पूरी कोशिश करेंगे, टारगेट देंगे आपको। तो मैं अगर डे 1 की बात करूं तो आप सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन करना है, सिलेबस करना है, रिवीजन करना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपका उतना ज़्यादा आ जाएगा आपको। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आप परसेंटेज शुरू कीजिए अरिथमेटिक में, और अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो एडवांस में आपको करना है मेंसुरेशन। इन दोनों को आप कंप्लीट कीजिए। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आप चैप्टर उठा लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर आप डाइस उठाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा हार्ड पड़ेगा, पजलिंग होता है इसमें। तो पहले आप शुरुआती दौर में हैं तो इसलिए रीजनिंग में सबसे पहले आप डाइस उठाइए। और रीजनिंग के बाद साइंस के तीनों पार्ट्स की बात मैं करूँगा। साइंस की बात करूँ तो साइंस में आप बायो में सेल चैप्टर यानी कोशिका फिनिश कीजिए। बायो की बात मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कीजिए, आवर्त सारणी, उसके बाद फिजिक्स में आप साउंड चैप्टर स्टार्ट कीजिए, ध्वनि। तो ये आपका साइंस हो गया। अब बचा हमारे पास जीके, करंट अफेयर। तो जीके करंट अफेयर में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 2 से 3 महीने के बाद होगा तो आप 1 साल के करंट अफेयर को टारगेट करके चलिए। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, आप स्पीडी की बुक ले लीजिए या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर आपको नहीं करना है। डेली आप करंट अफेयर करेंगे तो फिर आप मुश्किल से 50, 60, 70 या 80 मैक्सिमम 90 दिन का करंट अफेयर कर पाएंगे, और जिससे आपका कल्याण होने वाला तो है नहीं। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए आपको क्या चाहिए कि मंथ वाइज आप वीडियोस देखना शुरू करिए। और मैं अगर बात करूँ तो जैसे अभी ये अभी मान लीजिए हमारा अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अप्रैल 2026। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप पहले मार्च 2026 की वीडियो देखिए। कोई एक सिंगल वीडियो में जो मार्च के पूरे 26 को कलेक्शन होता होगा वो आप उसको कीजिए। उसके बाद आपको मार्च 26 का करने के बाद फरवरी 26 करिए, फिर आप जनवरी 26 करिए। दे सकते हैं आप एक महीने के करंट अफेयर को दे दीजिए, आराम से दे दीजिए, 7-8 दिन या 10 दिन मैक्सिमम दे दीजिए। मान लीजिए अप्रैल आपका स्टार्ट है, अप्रैल के 1 से लेकर 10 तारीख तक में आपने मार्च का फिनिश कर दिया, फिर 20 तारीख तक आपने फरवरी का फिनिश किया और 30 तारीख तक आपने जनवरी का फिनिश कर दिया। अब जैसे ही मई स्टार्ट होगा, तो जैसे ही आपका मई स्टार्ट होगा तो आप मई में क्या कर सकते हैं, शुरू के 10 दिन में आप अप्रैल वाला फिनिश कर लीजिए 26, और अगले 20 दिन में आप रिटर्न चले जाइए दिसंबर 25 पे। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर करना है, तभी आपका कल्याण होने वाला है। और अगर मैं जीके की बात करूं तो इसमें केवल और केवल आप PYQ कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा PYQ से ही। तो ये टोटल आपका रोड मैप है जिसमें आप आराम से ग्रुप डी को क्रैक कर जाएंगे। अगर आप में ईमानदारी है, आप मेहनत करेंगे तो आराम से ग्रुप डी हो जाएगा। वरना इस बेरोज़गारी के दलदल में जो तैयारी कर रहा है लखनऊ, इलाहाबाद या अपने गांव से या अपने घर से, जिसने ईमानदारी से नहीं पढ़ाई की है,
6 महीने 7 महीने 8 महीने, उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है।